स्वागत है दोस्तों आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 17 में। तो जिन्हों जब 75th फ्लोर पर जाता है तो उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इन लोगों से लड़ने के लिए जिन्हों यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है। जिन्हों के शैडो सोल्जर्स जितने भी यहाँ पर डेमोन बीस्ट होते हैं उन सभी को मार देता है और जिन्हों इस फ्लोर का जो बॉस होता है डेमोन बीस्ट का इस फ्लोर का उसको भी खत्म कर देता है। जिन्हों को काफी सारे आइटम्स और रिवॉर्ड मिलते हैं यहाँ पर। तो जिन्हों को यहाँ पर स्प्रिंग वाटर मिलता है, साथ ही में उसको 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं और भी काफी सारी चीजें मिलती हैं जिन्हों को यहाँ पर। जिन्हों ने यहाँ पर जितने भी डेमोन बीस्ट को मारा हुआ होता है वो उनकी बॉडी के ऊपर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि इनका जो बॉस था वो मेरे तुलना में काफी सारे बीस्ट को समन कर सकता था। मैं तो बस थोड़े बहुत बीस्ट को यहाँ पर समन कर सकता हूँ अपने शैडो सोल्जर्स में से, लेकिन वो यहाँ पर काफी सारों को समन कर सकता था। तो क्या मैं इसकी मैजिकल पावर को, इसकी जो एबिलिटीज है डेमोन बीस्ट को समन करने की, क्या मैं उसको अब्सॉर्ब कर सकता हूँ? और इसीलिए जिन्हों ये सोच रहा होता है कि क्या मैं इसको शैडो सोल्जर बना सकता हूँ अपना। तो जिन्हों ऐसा ट्राई करता है, पे एम करता है और उसको अपना शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों को सिस्टम उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम इस टारगेट को अपना शैडो सोल्जर नहीं बना सकते हो। जिन्हों को भी ये पता नहीं होता कि आखिर क्यों वो इन डेमोन्स के शैडो सोल्जर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे जो आसपास में डेमोन्स बीस्ट्स होते हैं जिन्हों उनके ऊपर भी ट्राई करता है बट वो नहीं हो पाता है। और जिन्हों को यहाँ पर एक और आइटम मिला हुआ होता है। तो जिन्हों को 15th फ्लोर पर एक सेट मिला था जिसमें कि उसको यहाँ पर जो भी बॉस लेवल के बीस्ट्स होते हैं उनको हराने के बाद उसको यहाँ पर एक सेट मिलता है, जो भी उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनमें से कोई एक पार्ट होता है और ऐसे जब वो 3 पार्ट्स को इकट्ठा कर लेगा तो इसके बाद उसको एक और नया आइटम मिलेगा। तो जिन्हों को इस बार डेमोन मोनार्च का नेकलेस मिला हुआ होता है। तो टोटल यहाँ पर 3 चाहिए होते हैं जिन्हों को, 2 मिल गया होता है, एक तो 15th फ्लोर पर, एक 75th फ्लोर पर। तो जिन्हों यही सोच रहा होता है अगर इस सेट में से अभी भी एक आइटम मिसिंग है, इसका मतलब तो ये जरूर है कि यहाँ पर 3rd लेवल का बीस्ट बॉस जरूर होगा और अगर मेरे को ये पूरे सेट को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है तो मेरे को उसको हराना ही होगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जिन्हों का यहाँ पर जो क्वेस्ट होता है वो पहले ही खत्म हो गया होता है। तो जिन्हों को यहाँ पर 10,000 सॉल इकट्ठे करने थे डेमोन्स के, तो उसने यहाँ पर 10,001 कर लिए होते हैं, मतलब उसका जो क्वेस्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। साथ ही में जिन्हों जो अपनी लिमिट है उसको छू चुका है और वो बहुत ज्यादा थक गया है, मतलब उसको दिक्कत होगी उतने ज्यादा और ऊपर फ्लोर्स पे जाने में। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जिन्हों को यहाँ पर 3 रिवॉर्ड मिले हुए होते हैं। तो जिन्हों यहाँ पर सबसे पहला वाला जो रिवॉर्ड होता है वो चूज करता है जिसमें कि वो शॉप में से किसी भी आइटम को फ्री में ले सकता है। जिन्हों जब अपनी शॉप ओपन करता है तो वहाँ पे काफी सारे आइटम्स होते हैं। अब जिन्हों यहाँ पर तो ये सोच के रखा होता है कि वो यहाँ पर सबसे महंगा आइटम ले लेगा, लेकिन उसे एक कंफ्यूजन भी हो रही होती है कि आखिरकार इनमें से इतने सारे आइटम्स होते हैं वो कौन सा चॉइस करे, क्योंकि अगर वो अपने डिसीजंस को काफी ज्यादा तेजी से ले लेगा तो अंत में बस उसको दोबारा इस चीज को बेचकर पैसे वापस लेने पड़ेंगे। तो उसको वो चीज यहाँ पर अभी चॉइस करनी चाहिए जिसकी उसको अभी जरूरत है। तो जिन्हों यहाँ पर चॉइस करता है कर्ज रैंडम लूट बॉक्स को। तो जिन्हों ने इस बार कर्ज रैंडम लूट बॉक्स को इसलिए चॉइस किया होता है क्योंकि जब जिन्हों ने अपने जो उसको डेली क्वेस्ट मिले होते हैं उसको उसने डबल कंप्लीट कर लिया था तो उसको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कर्ज रैंडम बॉक्स को चॉइस करने का और एक ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को चॉइस करने का। तो जिन्हों ने जो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स था उसको यहाँ पर चॉइस कर लिया था तो उससे उसको वो की मिली थी जिसकी वजह से वो इस डंजन में आ पाया था। तो इसीलिए वो इस बार कर्ज रैंडम लूट बॉक्स को चॉइस करता है। तो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स जो होता है वो प्लेयर की जो भी डिजायर होती है उसके हिसाब से प्लेयर को वो आइटम देता है और जो कर्ज रैंडम लूट बॉक्स होता है वो प्लेयर की जरूरत के हिसाब से उसको आइटम देता है। और जिन्हों को ये चेक भी करना था कि आखिरकार जो कर्ज रैंडम लूट बॉक्स होता है उसके अंदर क्या मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर जो उसके पास कर्ज रैंडम लूट बॉक्स होता है वो ओपन होता है। जिन्हों काफी उत्साहित होता है कि उसको भाई यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। जिन्हों जब यहाँ पर देखता है कहता है क्या एक और की। तो जिन्हों को इस कर्ज रैंडम लूट बॉक्स के अंदर एक की मिली हुई होती है जिसका नाम, लेवल ऑफ डिफिकल्टी और टाइप कुछ भी पता नहीं होता, सबका सब अननोन होता है। अब जिन्हों देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसके बारे में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, अब ये किस चीज के में इस्तेमाल किया जाएगा। अब जिन्हों को यहाँ पर पता तो है नहीं कि ये की क्या करेगी। तो जिन्हों यहाँ पर जैसे उसने बाकी आइटम्स को अपने इन्वेंटरी में स्टोर किया होता है तो वो इसको भी स्टोर कर लेता है, क्योंकि जिन्हों को इतना भरोसा था ही कि जो कर्ज रैंडम लूट बॉक्स है इसका काम है जो भी मेरे को जरूरत है वो देना, वो आइटम देना। तो इस चीज की शायद मेरे को जरूरत होगी इसलिए मेरे को इसने ये दिया होगा। जिसके बाद जिन्हों यहाँ पर 2nd नंबर का जो रिवॉर्ड होता है उसको चूज करता है जिसमें कि उसको यहाँ पर बोनस स्टेटस के रूप में 20 पॉइंट्स मिले हुए होते हैं और जिन्हों ने इस पॉइंट को अपने इंटेलिजेंस स्टैट्स में ऐड कर दिया होता है। तो जिन्हों जब स्टैट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन हो गए होते हैं पहले की तुलना में। इसके बाद जिन्हों फाइनली यहाँ पर जो उसका 3rd रिवॉर्ड होता है जो कि होता है अनडिस्क्लोज रिवॉर्ड, उसको चूज करता है। ये भी एक तरह से रैंडम बॉक्स की तरह है जिसके अंदर जिन्हों को कुछ भी मिल सकता है। जिन्हों जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसको यहाँ पर एक आइटम मिला हुआ होता है जो कि असल में एक ब्लूप्रिंट होता है होली वाटर ऑफ लाइफ का। तो इस ब्लूप्रिंट की मदद से
जिनवू यहाँ पर होली वाटर ऑफ लाइफ को किस तरीके से क्राफ्ट किया जाता है वो यहाँ पर सीख सकता है। दूसरी तरफ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर में उसकी जो टॉप वाली बिल्डिंग होती है उसमें आग लग गई होती है। फायर ब्रिगेड आकर यहाँ पे आग को बुझा रही होती है। तभी उनमें से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है 2 एस रैंक के हंटर के बीच यहाँ पर फाइट हुई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन हाँ, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि हम लोगों को ज्यादा डैमेज नहीं हुई है, हम लोग को बस थोड़ी सी डैमेज हुई है जिससे अभी हम लोग निपट रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वांग डोंग सू को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में यहाँ पर काफी ज्यादा घायल पड़ा हुआ होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बताया गया कि किस किस के बीच में फाइट हुई है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर वांग डोंग सू और जिनवू के फादर के बीच में फाइट हुई होगी, क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट वाले सीन में देखा था तो जिनवू के फादर वान डोंग सू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आया हुआ होता है अपनी मदर से मिलने के लिए। तो असल में जिनवू को यहाँ पर जो थर्ड आइटम मिला हुआ होता है रैंडम बॉक्स में से ब्लूप्रिंट, उसकी मदद से जिनवू होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाना चाह रहा था। तो ये एक तरह से एक पावरफुल मैजिक क्योर होता है जो कि जिस इंसान को पिलाया जाएगा उसकी जितनी भी बीमारियां होंगी वो सभी की सभी ठीक हो जाएंगी। तो पूरी बोतल में जितना भी लिक्विड होगा उस पूरे को कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि इसका जो फुल इफेक्ट है वो उस इंसान के ऊपर हो सके। तो असल में जिनवू इस आइटम की मदद से अपनी मदर को ठीक करना चाह रहा था ताकि जिनवू होली वाटर ऑफ लाइफ को पूरी तरीके से कंप्लीट बना ले एंड उसके बाद अपनी मॉम को ये पिला दे, जिसकी वजह से उसकी मॉम की जितनी भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाए और उसकी मॉम ठीक हो जाए। पर टोटल 3 आइटम चाहिए होते हैं इस चीज को बनाने के लिए और इसमें से जिनवू के पास 2 आइटम होते हैं, थर्ड आइटम नहीं होता है। तो बेसिकली जिसमें पहला आइटम होता है वो होता है फ्रैगमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ट्री जो कि जिनवू को 15th फ्लोर पे मिला था जब उसने वेलकन को हराया था। दूसरी चीज चाहिए थी स्प्रिंग वाटर फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ एक्कोज, तो वो भी जिनवू को 75th फ्लोर पे मिल गया था जब उसने मेटस को हराया था। हालांकि जिनवू को मालूम था कि उसको जो थर्ड आइटम है वो कहाँ मिलेगा, डेमोन कैसल के जो टॉप फ्लोर है वहां पर जो फाइनल बॉस है उसको हराने के बाद जिनवू को यहाँ पर जो थर्ड आइटम चाहिए होगा उसको इस होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए उसको वहां पर मिल जाएगा। तो अगर मैं डेमोन कैसल को पूरी तरीके से क्लियर कर दूं, यानी जितने भी उसमें 100 फ्लोर्स है उन सभी को क्लियर कर दूं, तो उसके बाद मेरे को सारे इंग्रेडिएंट जो भी जरूरत है होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए वो मेरे को मिल जाएंगे। तो जिनवू 1 हफ्ते के अंदर ही डेमोन कैसल के जितने भी फ्लोर थे उसको क्लियर करते करते 16 टाइम्स लेवल अप किया हुआ होता है, जिसकी वजह से जिनवू अब एक एस रैंक के लेवल तक पहुंच चुका है। तो जिनवू को अब कोई डरने की बात तो है नहीं। जिनवू अपने मन में कहता है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, आपको बस थोड़ा सा और समय इंतजार करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा और समय। इसके बाद हम लोग कोरियन हंटर एसोसिएशन में देखते हैं जहाँ पे न्यूज में चल रहा होता है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर जो कि वॉशिंगटन में है वहां पर एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी वजह से पूरा स्टेट और कंट्री शॉक में है। और रूमर्स की मानी जाए तो ये 2 एस रैंक के हंटर्स के बीच में लड़ाई के कारण हुआ है। और तभी यहाँ पर जो रेसिप्शनिस्ट होते हैं उनके पास जिनवू आता है। वो दोनों जिनवू को देखकर कुछ फुसफुसाने लग जाते हैं, आपस में थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं, जिसपे वो लड़की जिनवू तरफ देखते हुए कहती है क्या ये उन लोगों में से एक है। तो साइड में बैठा हुआ जो रेसिप्शनिस्ट होता है वो लेडी रेसिप्शनिस्ट कहता है कि इस पर अपना समय बर्बाद मत करना, जो भी एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट तुम इससे ले लो और इसको इवैल्यूएशन रूम में भेज दो। जिसपे जो मेल रिसेप्शनिस्ट होता है वो कहता है इसका नाम क्या है, और जैसे वो नाम पढ़ता है कहता है क्या इसका नाम। जिसके बाद तुरंत वो मिस्टर बेग को फोन लगाता है और उनसे बोलता है आपने जो मेरे को उस दिन के हंटर के बारे में बताया था वो यहाँ पर आ गया है। जिसकी बात सुन के मिस्टर बेग कहते ओह तो वो यहाँ पर आ गया है। रेसेप्शनिस्ट उसको बताता है कि हाँ उसने जस्ट अभी अभी एप्लीकेशन सबमिट किया है और वो वहाँ पर आ रहा है। मिस्टर बेग भी थोड़ा सा हैरान होते हैं, वो कहते हैं ओह तो वो आ गया अपनी रीवैल्यूएशन के लिए। जिनवू रीइवैल्यूएशन रूम में जाकर अपने नंबर आने का वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ का प्रोसेस देख के जिनवू कहता है यहाँ का जो प्रोसेस है वो काफी चेंज हो गया है। तभी जिनवू के सामने जो एक बंदा बैठा हुआ होता है, जिनवू के बगल में जो बंदा बैठा हुआ होता है उसको देखते हुए कहता है अरे ज़रा नर्वस मत हो, कुछ लोगों को नया रैंक मिल जाता है तो उनकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों की नहीं बदलती है। यहाँ तक कि उन लोगों को देखो सामने वहाँ पे जितने भी हंटर्स दिखाई दे रहे हैं वो डी रैंक के हंटर्स हैं। उन लोगों को देखो एजेंट्स बात कर रहे हैं, जिनको कहता है एजेंट्स, जिसपे वो बंदा जिनको बताता है कि हाँ वो अलग अलग गिल्ड से आए हैं। वैसे वो कुछ ही लोगों को चुनते हैं तो वो यहाँ पर आकर इंतजार करते हैं ताकि वो लोग जो नए इवेल्यूएटेड हंटर्स हैं उनको रिक्रूट कर सकें। और सही बताऊं तो इन लोगों से या इन प्रकार के जो गिल्ड्स होते हैं उनसे दूर ही रहना सही है, क्योंकि मैंने सुना है जो स्मॉल गिल्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस रेट पे जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होने के जो चांसेस जो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिसकी बात सुन के जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि थोड़े समय पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। और री इवेल्युएशन करने वाली जो लेडी होती है वो नेक्स्ट एप्लीकेंट को अंदर बुलाती है।
तो वहाँ से जो बंदा बाहर आ रहा होता है वो काफी ज्यादा नाराज होता है, दुखी होता है बेचारा बहुत ज्यादा। जिसपे जिन्नू के सामने जो बंदा बैठा हुआ होता है वो उसको देखते हुए कहता है, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, इतना नर्वस क्यों हो, बस तुम्हारी रैंक ई ना हो, उसके अलावा तुम बेसिक जिंदगी तो जी ही सकते हो। जिन्नू के बगल में जो बंदा बैठा हुआ होता है वो बेचारा तो काफी ज्यादा नर्वस होता है। तो वो बंदा यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर वो किसी बड़े गिल्ड में चला जाएगा, उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के बाद वो उन लोगों से पेमेंट ले लेगा, जिससे कि वो अपने जो डेट है उसके ऊपर कर्ज है उसको चुका पाएगा, और उन पैसों को चुकाने के बाद वो अपनी डॉटर के साथ दोबारा रह पाएगा। वो उम्मीद कर रहा होता है कि उसको सी रैंक या उससे ज्यादा का रैंक मिले। तो ये जो री इवेल्युएशन सिस्टम होता है, काफी सारे लोगों की जिंदगी बदल जाती हैं उनके रैंक की वजह से, क्योंकि हंटर का जो रैंक होता है वही ये डिटरमाइन करता है कि आखिरकार वो जो हंटर है कितना ज्यादा पावरफुल है। हंटर्स अपनी जिंदगी के काफी सारे साल प्रैक्टिस करते हैं स्वॉर्ड की, फाइटिंग, अपनी बॉडी को बनाने में, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम होता है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जैसा कि मिस्टर सॉन्ग काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस स्वॉर्डमैन थे, लेकिन कैंग की स्किल के सामने उनकी स्किल का कोई भी मैच ही नहीं था। और यही सेम चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई होती, क्योंकि मैं कभी भी अपनी रैंक को बढ़ा नहीं सकता था, चाहे मैं कितने भी साल तक रेट्स में जाऊं, कितना भी ज्यादा एक्सपीरियंस क्यों ना ले लूं। पर अब चीजें अलग हैं। अगले एप्लीकेंट को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जिन्नू के बगल में जो बंदा बैठा हुआ होता है वो तो काफी तक घबराया हुआ होता है, इसलिए वो नहीं जाता है। जिस वजह से वो बंदा जिन्नू से बोलता है कि क्या तुम पहले जाना चाहोगे मेरे से। तो जिन्नू कहता है हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जिन्नू अपनी री इवेल्युएशन के लिए जाता है। टेस्ट करने वाली जो लेडी होती है उसको अपना नाम बताता है। वो लेडी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं इसका तो इवेल्युएशन पहले से ही हो चुका है, इसका तो रीअवेक्ट एक ई रैंक के तौर पर हुआ था ना। जिस पर वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि जितने भी हंटर्स यहाँ पर री इवेल्युएशन के लिए आते हैं वो सबके सब ई रैंक के क्यों होते हैं। जिसके बाद जिन्नू वहाँ पे सामने जो एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल होता है उसके ऊपर अपना हाथ रखता है ताकि वो यहाँ पे रैंक है वो उसको पता लग सके। लेकिन सिस्टम में कोई एरर आ जाता है, जिसको देखो लड़की कहती है क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जिन्नू तो कहती है कि एक मिनट, यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो चलो हम इस प्रोसेस को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। वो फिर से करती है, वो फिर से सेम एरर आ जाता है। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये दिक्कत क्या आ रही है। तभी यहाँ पर वो बंदा जाता है जो कि जिन्नू को बाहर मिला था। वो उस लेडी से बोलता है जो कि यहाँ पर री इवेल्युएशन कर रही होती है, आखिरकार तुम मानामीटर को क्यों ऑपरेट कर रही हो, चैंगशिंग कहाँ पर है। जिसपे वो उसको बताती है कि वो रेस्ट रूम में गए हैं। जिसके बाद वो बंदा उससे पूछता है कि अब क्या दिक्कत हो गई है। वो लेडी उसको बताती है कि मानामीटर के साथ कुछ गड़बड़ है, एक बार आप चेक कीजिए। वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि मिस्टर बेग भी काफी ज्यादा क्यूरियस थे उसकी रैंक को जानने के लिए। तो वो यही सोच रहा होता है कि आखिरकार मिस्टर बेग इसके बारे में इतना जानने के लिए उत्सुक क्यों थे, क्या इस बंदे में कोई खासियत है क्या। ये आज से लगभग 3 महीने पुरानी बात है, जब कुछ लोगों ने कहा कि ई रैंक के हंटर को सस्पेक्ट किया गया कि उसका रीअवेक्ट हुआ है। तो सर्विलेंस टीम के मैनेजर इसको देखने के लिए गए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि उनके साथ तो कुछ गड़बड़ी हो गया, ये तो ई रैंक में रीअवेक्ट हुआ है, अब मेरे को लगता है कि कुछ होने वाला है। तो अभी वो सामने जो मैसेज आ रहा था उसको देख काफी हैरान होते हैं, कहते क्या एरर, ये किस खुशी में आ रहा है। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक एरर नहीं है, मानामीटर जो है वो इसकी रैंक को पता लगा ही नहीं पा रही है। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारा जो मानामीटर है वो इतना ज्यादा पावरफुल है ही नहीं कि वो इसके माना लेवल को मेजर कर सके कि ये कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है। जिन्वू तो सामने बस आराम से खड़ा होता है। अब उसको तो मालूम है कि वो एक एस रैंक का हंटर है, पर जिन्वू को यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है उससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बेचारे तो परेशान होते हैं। और यही हंटर एसोसिएशन के बाहर मिस्टर चोई और मिस्टर च्यूल आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर चोई मिस्टर च्यूल से पूछते हैं कि वांग डंग सो कोरिया क्यों आया था, और क्या ये बात सच है कि जो रेड गेट का इंसिडेंट हुआ था अभी जल्द में, उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। मिस्टर च्यूल बताते हैं कि हाँ, वांग डोंग सू सर्वाइवर्स जो हंटर्स थे उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, और हाँ उस दिन मैं वहाँ पर था, पर मैं सब कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं लास्ट मूवमेंट पे चला गया था। तो मेरे जाने के थोड़ी देर बाद रेड गेट से वो जो हंटर्स थे वो बाहर आए थे। तो मेरे जाने के बाद क्या हुआ उसके बाद का मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, पर हाँ कोई है जिसके ऊपर मेरे को शक है। मिस्टर चोई से कहते हैं मैं देख सकता हूँ कि तुम कुछ सोच रहे हो, लेकिन तुम मेरे को उस चीज के बारे में बताना नहीं चाह रहे हो जब तक कि तुम सारी चीजों को खुद से ना सुलझा लो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तभी मिस्टर चोई नोटिस करते हैं और वो मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि बिल्डिंग बी से आज काफी ज्यादा नॉइस नहीं आ रही है। च्यूल को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, जिसपे मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि इन चीजों को लेकर मैं थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव हूँ। जिसपे मिस्टर च्यूल कहते हैं अच्छा वो लगता है कि इवैल्यूएशन में कुछ दिक्कत हो रही है।
कोई नहीं, मैं जाकर चेक करता हूँ। मिस्टर चोई कहते हैं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद हम लोग फिर से सांग जिन वू को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी जिनवू को बताया जाता है कि मिस्टर सांग जिन वू, आपका जो माना लेवल है वो अनमिजरेबल है, तो हमारे पास जो अभी माना मीटर है हम उससे आपकी जो माना लेवल है उसको पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमको और भी ज्यादा एडवांस माना मीटर की जरूरत है। लेकिन उस चीज के लिए हमको अपने हायर अप से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो क्या आप 3 दिन बाद आ सकते हैं? ये बात सुन के वहाँ पर जितने भी बाहर लोग होते हैं उनके तो आँख खुले के खुले रह जाते हैं, उन बेचारे के पसीने छूटने लग जाते हैं। सबका मतलब चेहरा अलग ही लेवल का होता है। वो सभी के सभी लोग बातें करते हैं, क्या अनमिजरेबल, ये क्या है, एस रैंक का हंटर है? इसका मतलब तो ये है कि वो कोरिया का 10th एस रैंक का हंटर है। बाकी जो यहाँ पर गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तो उनमें जो एक बंदा होता है वो कहता है ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो क्या हमको उसको रिक्रूट करने के लिए पूछना चाहिए? तभी उनमें से एक हंटर कहता है कि मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे गिल्ड के पास इतना ज्यादा पैसा होगा कि वो एक एस रैंक के हंटर को रिक्रूट भी कर पाए। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर चोई की, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार अल्टीमेट हंटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो असल में दोस्तों मिस्टर चोई, जिनका पूरा नाम चोई जोंग इन है, जो कि एक एस रैंक के हंटर हैं और वो हंटर गिल्ड के मास्टर हैं। जिनवू भी मिस्टर चोई को देखता है। हालांकि जिनवू को इनके बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता होता है। ये काफी बेहतरीन फायर टाइप मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ तक मैंने सुना है ये अपने एक सिंगल स्पेल से पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसीलिए लोग इनको तो अल्टीमेट हंटर कहते हैं। और मेरा जो निकनेम है वो इनके जैसा ही है। तो असल में जिनवू यहाँ पर अपने निकनेम की बात कर रहा था, जो होता है द वीकेस्ट हंटर। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर ये बातें कर रहे होते, क्या इनको पहले से पता था कि यहाँ पर एक एस रैंक का हंटर आया है? तो सांग जिन वू के बारे में ही बोल रहे होते लोग यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर चोई यहाँ पर इसके लिए खुद ही आए हैं। अच्छा, तो इसीलिए इसको कोरिया का बेस्ट गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर च्यूल अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सांग जिन वू एक एस रैंक का हंटर है। मिस्टर चोई अपने मन में सोचते हो कहते हैं हर कोई यहाँ पर उस एरर मैसेज की बात कर रहा है। ऑफ कोर्स ये काफी बेहतरीन बात है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है और हंटर एसोसिएशन को कोई दूसरा माना मीटर लाने की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो जिनवू की तरफ देख कर बातें कर रहे होते हैं कि 3 दिन का इंतजार, एक रिजल्ट के लिए 3 दिन का इंतजार करने की क्या जरूरत है? ये तो मेरे को देखने से ही बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जिसके बाद मिस्टर चोई जो होते हैं वो जिनवू के पास जाते हैं और उससे अपना जो इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं, पर जिनवू तो वहाँ से आगे जाने लगता है। जिस पर मिस्टर चोई उससे कहते हैं कि अगर तुमने पहले से कोई गिल्ड के बारे में नहीं सोच रखा है ज्वाइन करने की, तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो क्या तुम्हारे पास कुछ मिनट्स होंगे? जिसपे जिनवू उसको साफ साफ बोल देता है कि सॉरी मैं बिजी हूँ। और ये बात सुन के मिस्टर चोई तो बेचारे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उनके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि मिस्टर चोई को जिस तरीके से जिनवू ने मना किया था उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा तो यहाँ पर इनका एक्सप्रेशन चेंज होना ही था। जिनवू जो हो कि वहाँ से अब वापस जा रहा होता है, वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि जैसा कि री इवेल्यूएशन में अभी 3 दिन है, तो मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को जो डेमोन कैसल है वहाँ पर जाकर एक एंटीडोट बनाना है। मिस्टर चोई मिस्टर च्यूल से कहते हैं मिस्टर चोई, क्या मैं अपना इसको इंट्रोडक्शन देना भूल गया क्या? या शायद मैंने ज्यादा कोशिश ही नहीं की। तभी मिस्टर चोई पीछे देखते हैं जिनवू को, जो कि वहाँ से गायब हो गया होता है। मिस्टर चोई कहते हैं ये तो यहाँ से गायब हो गया, तो जरूर ये एक एक्सेप्शनल असैसिन टाइप का हंटर है, और अगर मैं इसको रिक्रूट कर लेता हूँ तो मेरे गिल्ड में 3 एस रैंक के हंटर होंगे। तो इससे हमारा जो गिल्ड है वो सिर्फ कोरिया का ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड नहीं, बल्कि शायद पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड बन जाए। तभी यहाँ पर मिस्टर बेक आते हैं, जो कि यहाँ पर मिस्टर चोई से पूछते हैं कि वो कहाँ चला गया। तो वो यहाँ पर सांग जिन वू की बात कर रहा होता है। मिस्टर बेक बताते हैं कि मैं जानता था यहाँ पर क्या होगा, वैसे वो कहाँ चला गया। जिसके बाद मिस्टर बेक बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ था, एक मिस्टीरियस हंटर जिन्होंने बाकी सर्वाइवर्स की हेल्प की थी। मिस्टर चोई समझ जाते हैं, वो कहते हैं मैं समझ गया, वो जरूर सांग जिन वू ही होगा। जिनवू फिर से हॉस्पिटल जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। जिनवू अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं आपको बचा लूंगा, प्लीज आप थोड़े से और समय तक इंतजार करो। फिर जिनवू वहाँ से बाहर जाने लगता है और अपने आप से कहता है कि मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं फ्लोर्स को क्लियर करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा लेवल अप होता जाएगा। लेकिन मिडिल लेवल का जो बॉस था उसको हराना थोड़ा सा कठिन था। तो इसका मतलब तो ये है कि वो बॉस जो कि टॉप फ्लोर पर है उसको हराना बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है।
और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर कर रखा है तो बहुत बढ़िया।